नमस्कार। आपका स्वागत है आविर्भाव हॉरर लाइफ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है स्वप्निल और मैं आपको सुनाऊंगा भूत प्रेतों के किस्से और कहानियाँ। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा या कहानी है तो आप भी लाइव पर आकर उसे सुना सकते हैं। कैसे? थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चलिए अब आज शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से, जो कि साहिल का सबमिशन है। तो चलिए आज की पहली कहानी पढ़ते हैं जो कि साहिल ने भेजी है। इसका नाम है बेबी बार्बर। बेबी बार्बर। बाल और दाढ़ी देखी है अपनी, लड़कियों जैसी लटकी जा रही है। अरे नचनिया बनना है तुमको? चलो निकलो घर से, और बाल छोटे कराए बिना कदम वापस मत रखना घर में। मैं 27 साल का एक नौकरी पेशे वाला इंसान हूँ, पर आज भी मेरे पापा मुझसे इस तरह बात करते हैं जैसे कि मैं स्कूल जाने वाला एक छोटा बच्चा हूँ। मैं भी उनसे बहस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। तो ये डायलॉग सुनने के बाद मैं सोफे पे से उठा, दराज से अपना बटुआ लिया, अपनी जैकेट पहनी और बटन बंद करता हुआ बिना पापा की तरफ देखते हुए घर से बाहर चला गया। शाम के 6 बज रहे थे और महीना नवंबर का होने की वजह से आसमान में अंधेरा जल्दी छा गया था। वैसे भी ये शहर कम गांव ज़्यादा था। यहाँ पे लोग दुकानदारी जल्दी समेट के अंधेरा होने से पहले अपने घरों में घुस जाते हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आलसी दुकान वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो आलसी नहीं हैं, बल्कि उससे भी बेकार अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास से मेरा मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ हैं जो जब देखो सड़क पे रास्ता काटती रहती हैं। असल में यहाँ कुछ होने लगा है। दुकानदार, अपने आप और उसके अंदर काम कर रहे लोग गायब हो जाते हैं और फिर उनका कोई पता नहीं चलता। पुलिस पुलिस से क्या ही होना था, कुछ पता ही नहीं चला। खैर, शाम होने लगी थी और मैं इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ बार्बर की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। वैसे जिसके पास मैं जा रहा था वो भी एक नंबर का आइटम था। नाम था बेबी बार्बर। बेबी शायद इकलौता दुकानदार था जो इन सब बातों में बिल्कुल नहीं मानता था। बचपन से मैं उसकी दुकान में जाता रहता था। वो हमेशा कहता, छोटे बाबू, ये सब बेकार की बातें हुए हैं। भूत इंसान को ना मारता, इंसान इंसान को मारे है। उसकी कैंची से भी ज्यादा उसकी जुबान चलती थी और मैं चुपचाप सर नीचे किए ये दुआ करता रहता था कि ये अपना काम जल्दी खत्म करे। इसी उधेड़बुन में बेबी की दुकान आ गई। बेबी की दुकान और मेरा बाप दोनों एक से हैं, पुराने, ढहते हुए, पर अकड़ 1 ग्राम भी कम नहीं। खैर, दरवाज़ा बंद था दुकान का, शायद ठंड की वजह से किया हो, क्योंकि बेबी जल्दी दुकान बंद करके जाने वालों में से नहीं था। तो मैं दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर गया। अंदर भी वही बूढ़ी इमारत, सीलन वाली दीवार, फर्श पर जगह जगह बिखरे हर रंग के बालों का ढेर, वही फटी रैक्सीन वाली सॉफ्ट कुर्सियां और वही पुरानी जंग लगी कैंची। पर बेबी की कुर्सी खाली थी जिस पर वो हमेशा बैठा रहता था, और उसकी मेज पर कुछ तो था बड़ा सा जो कपड़े से ढका हुआ था। खैर, मैं एक कुर्सी को चुनकर उस पर बैठ गया और बेबी को आवाज लगाने लगा। तभी अचानक दुकान के ऊपर माले की तरफ जाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरते एक भारी भरकम साहब दिखे। जब आपको किसी कसाई के हुलिये के बारे में सोचने को कहा जाए तो एक मोटा, संगीन चेहरे वाला, हाथ में चाकू या गंडासा लिए ऐसा ही आदमी आता होगा ना। ये साहब बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब में सर हिलाया और मेरे पीछे आकर खड़े हो गए।
उनके बाल उनके माथे पर थे, जिनसे उनका चेहरा छिपा हुआ था। एक भारी सी आवाज के साथ उन्होंने पूछा, हाँ जी, क्या करवाना है, बाल या दाढ़ी? मैं थोड़ी देर तक तो घूरता रहा, फिर बोला, बेबी भाई नजर नहीं आ रहे? उसकी आवाज अचानक गुस्से से भर गई। नहीं आएंगे। मन में बातें तो मेरे बहुत सारी आईं, पर उसके भारीपन की वजह से मेरा म्यूट बटन ऑन रहा। उसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं कहा। उसने सीधा जाके रेडियो चला दिया, जिस पर कोई बॉलीवुड फिल्म का वाहियात सा गाना बजना शुरू हो गया। कसाई मेरा मतलब उस नाई ने मुझसे फिर पूछा, दाढ़ी या बाल या दोनों? मैंने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, जी बाल, और बस साइड से छोटे कर दीजिए, ये जो कान पे आ गए ना, ये बस ये। उसने एक पुरानी चादर उठाई और मेरे बदन को ढक दिया। उस चादर से मेरी गर्दन के इर्द गिर्द एक गांठ लगाई और मेज पर रखी कैंची और कंघा उठाकर बड़ी जटिलता के साथ मेरे बालों में चलाने लगा। वो रेडियो ठीक मेरे कान के बाजू में बज रहा था और उसके फटे भर्राए स्पीकर से आती उस घटिया आइटम सॉन्ग की आवाज ने मेरा सर दर्द करना शुरू कर दिया था। ऊपर से वो कपड़ा कुछ ज्यादा ही तंग और पुराना था। ऐसी बदबू मार रहा था जैसे सीलन भरी लकड़ी की अलमारी में हफ्तों से रखा हो। पता नहीं कैसी अजीब सी बू थी, थोड़ी सीलन, थोड़ी जंग। पर मैंने अपना मुंह बंद ही रखा। बस सामने के आईने में उन साहब को मेरे सर पे अपना काम करते देखता रहा कि तभी अचानक उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और झटके से दाईं ओर मोड़ दी। एक बार को तो मेरी जान सूख गई, लेकिन वो साहब मेरी साइड के बाल कतरने लगे। मेरी नज़र नीचे फर्श को देख रही थी, जहां बालों के ढेर लगे हुए थे। उन्हीं बालों के ढेर में मेरी नज़र ने देखा एक इंसान का कान, खून से लथपथ, बालों के ढेर में ऐसे रखा था जैसे घोंसले में एक पंछी का अंडा। मेरे जिस्म के सारे रोए एक साथ खड़े हो गए। दिमाग शरीर को कुर्सी से उठने के लिए बोल रहा था, पर मेरा शरीर कांपे जा रहा था। और मुझे कांपता हुआ देख के वो साहब अचानक रुक गए। थोड़ी देर हम दोनों एक दूसरे को आईने में देखते रहे। फिर वो साहब मेरे पास से हटे और चलकर उन्होंने दुकान का दरवाज़ा बंद करके अंदर से सांकल लगा दी। ये ये क्या कर रहे हैं? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। एक भद्दी सी हंसी उसके गले से निकली, जिससे उसके पीले गंदे नुकीले दांत अलग दिख रहे थे। बेबी भाई कहाँ हैं? मैंने डरते डरते पूछा तो उसने मेज़ पर कपड़े से ढकी उस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, जा खुद देख ले। मेरा बदन वहीं लकवा मार गया। वो बोला, चल मैं ही दिखा देता हूँ। उस मेज़ पर कपड़े के नीचे बहुत सारे कांच के जार थे, जिनके अंदर एक पीले रंग का केमिकल था और उन केमिकल में तैर रहे थे। एक जार में बेबी का कटा हुआ सर, एक जार में एक नाक और कान, और एक जार में एक कटी हुई जीभ। मुझे इस साले का दूसरा कान मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया। एक तो साला मरते वक्त बहुत तड़प रहा था, उसी चिल्लम चिल्ली में पता नहीं एक कान कहाँ चला गया। मेरी नज़र अपने आप ही नीचे वाले बालों के ढेर पर गई। उसने भी देखा वही कान। अबे, ये कहते हुए उसने उस कान को बड़े आराम से उठाया, पर उसका चेहरा उतर गया। ये तो अब गंदा हो गया है,
इसे तो नहीं ले जा सकता मैं। एक काम कर, तू अपना एक कान दे दे मुझे और चल, मैं इतने में ही जाने दूंगा तुझे। तू भी क्या याद करेगा। उसने बेबी का कटा कान एक ओर फेंका और फिर से मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। मेरी खोपड़ी उसके बड़े हाथों में ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई छोटा सा खरबूजा पकड़ रखा हो। है तो बड़ा सही तेरा कान, देख कैसा नुकीला सा है ऊपर से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब यहाँ से कैसे निकलूं। उसने मेरी गर्दन एक तरफ दबाकर अपना भारी हाथ उसके ऊपर रख दिया। दूसरे हाथ से वो मेरे कान को खींचकर उस तरह से नापने लगा। उसका उस तरह मेरे कान को सर से जोड़ने वाली जगह पर चला। एक जोर का दर्द मेरी पूरी बॉडी में फैल गया। मैं तड़पड़ा, छटपटाया। अरे शांत हो जा, हिल मत, वरना कट गलत लग जाएगा। खून रिस रिस कर मेरे कंधे पर गिरा जा रहा था। मैं मान चुका था कि ये कान काटने के बाद भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। तभी एक जोर का धमाका हुआ। रेडियो का भर्राया हुआ स्पीकर आखिरकार बॉलीवुड के उस गंदे आइटम सॉन्ग की बीट पर दम तोड़ गया। बम जैसे धमाके के साथ स्पीकर फटा और थोड़ी देर के लिए मेरे दोनों कान सुन्न हो गए। पर यह धमाका उसके कानों ने भी सुना था, क्योंकि वो एक झटके से थोड़ा पीछे हुआ। बस यही मौका मेरे लिए काफ़ी था। मैंने सामने पड़ी जंग लगी कैंची उठाई और दोनों हाथों से पकड़कर अपने सर के ऊपर सीधी उठा दी। कैंची सीधी उसकी ठुड्डी में आधी घुस गई। अब दर्द से वो चीखा और अपने हाथ से कैंची निकालने लगा। मैं कुर्सी से नीचे फिसला। खून और बालों में सना हुआ रेंगने लगा कि तभी उसने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने भागने की कोशिश की तो मेरे हाथ पैर फिसलने लगे और तभी मेरे हाथ में एक चमकदार चीज़ आ गई। वही उस तरह जिससे उसने मेरे कान पे घाव किया था। मेरा खून अभी भी उस पे लगा हुआ था। मैंने जब कैंची उसके चेहरे में घुसाई थी तभी उसके हाथ से छूटकर ही नीचे गिर गया था। इतने में उसने मुझे ऐसे उठाया जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि एक टेडी बेयर हूँ। अब मैं उसकी आंखों में साफ देख पा रहा था वो हैवानियत जिसके बारे में मैंने आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में पढ़ा और सुना था। अब तो तुझे बोटी बोटी करके काटूंगा। वो ये वाकई में करने वाला था। मेरे हाथ तेजी से चले, एक दो कई बार एक साथ। उसके चेहरे पे बारीक बारीक लाइनें उभर आईं जिनमें से खून का पतनाला बहने लगा। अपनी उसी भारी आवाज में चीखते हुए उसने मुझे फेंक दिया और अपना चेहरा पकड़ लिया। मैं कुर्सी से टकराकर नीचे जा गिरा। मैंने वही उस तरह फिर चलाया और उसके टखने, एड़ी, पंजे, टांग जहां जहां मार सकता था मारने लगा। वो धड़ाम से नीचे गिरा, किसी कटे पेड़ की तरह। पर अब उसकी हैवानियत शायद बहकर मेरे अंदर आ गई थी। मैं उसके पहाड़ जैसे शरीर पर चढ़ा और पता नहीं कितनी बार वो उस तरह मैंने उसके ऊपर फिराया और तब तक फिराता गया जब तक वो बिल्कुल शांत नहीं पड़ गया। उसके बाद मैं बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। मुझे 100 टांके लगे थे कान पे और मेरे पीठ से खाल निकाल के मेरे कान को वापस जोड़ा गया था। वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था और दुकानदारों के साथ क्यों कर रहा था, हमारे शहर की पुलिस आज तक कभी पता नहीं लगा पाई, क्योंकि दुकान के अंदर लोगों को सिर्फ मैं मिला था। पर आज भी मैं जब किसी बार्बर की दुकान के आगे से गुजरता हूँ, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो ये थी हमारे साहिल भोई की कहानी, बेबी बार्बर, बेबी बेबी बार्बर बार्बर। तो गाइज इसी पहली कहानी के उस पे मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 लाइक करो स्ट्रीम को, प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक दबाओ यार, प्लीज़ लाइक दबाओ। लाइक दबाने से वीडियो आगे जाएगी, वीडियो बहुत आगे जाएगी। लाइक तो दबाओ,
मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये बदतमीजी बंद करो, लाइक्स के नंबर बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ, प्लीज प्लीज लाइक्स बढ़ाओ, मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बंद करो ये सब, मेरी गुजारिश। स्टोरी का मेन कैरेक्टर साहिल डॉन से रिजेंबल करता है, एक्सेप्ट द एम्प्लॉय। वनिशा का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। वनिशा क्या करती है, वनिशा आपका हाथ ऐसे रखती है, फिर ऐसे करके नापती है आपके हाथ को, देखती है कि सबसे ज़्यादा सबसे टेंडर पार्ट कहाँ पे हो गई, अच्छा यहाँ पे सबसे टेंडर पार्ट है। उसके बाद वो कोई नुकीली धारदार चीज़ लेती है जो कि है उसके रिप्लाईज, इस तरह रखती है और फटाक से दूसरा हाथ देकर मारती है उसके ऊपर। आदित्य कह रहे हैं, व्हाट आर यू व्यूज ऑन चैनल लाइक SR पे एंड अक्षय वशिष्ठ हु नरेट हॉरर स्टोरीज, हैव यू सीन देयर कंटेंट? नो। ये जो अपनी छोटू सी कम्युनिटी है ना, इसके अलावा मैंने ज़्यादातर लोगों के वीडियोस देखे नहीं हैं, क्योंकि जब मैं उनके वीडियोस देखता हूँ ना, मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं जहाँ उनके वीडियोस देखने लगता हूँ मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसी बगायती चल रही होती ना, ऐसी बगायती चल रही होती है। हॉरर स्टोरीज कोई नहीं सुनाता है, सब हॉरर एक्सपर्ट बने हुए हैं, हॉरर का ज्ञान देने में लगे हुए हैं सब, कि अगर ऐसा हो रहा है इसकी वजह ये है, और उनकी हर बात को साइंस मानता है, साइंटिफिक एविडेंस है उनके पास, साइंटिफिक बैकिंग है उनके पास अपनी बातों की। लेकिन तुम अगर यही कहो कि साइंस तो इन चीज़ों में मानता नहीं है, तो पटाख से जवाब आता है, साइंस अभी तक सब कुछ नहीं जानता है, तुम जानते हो, तुम्हें पता है। तो ये फालतू की बातें चलती हैं। तो मैं, होता यही है कि मैं कंटेंट देखना शुरू करता हूँ कि चलो आज मैं देखता हूँ भाई क्या क्या चल रहा है, मैं कंटेंट देखना शुरू करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि 8 मिनट 9 मिनट बाद वो बकैती शुरू होती है और फिर मैं बंद कर देता हूँ कि भाई मुझ पे तो ना देखा जाएगा। ये थंबनेल ने आज दिल जीत लिया, ओहो क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लिया, दिल जीत लिया थंबनेल ने, एमी वर्क नहीं लिया। थंबनेल ने दिल जीत लिया, थंबनेल ने एमी वर्क नहीं लिया। गुड स्टोरी, बीन सेलेक्टिवली वाचिंग योर कंटेंट लेटली। अरे थैंक यू न्यूट्रल नेटवर्क। ओ बाय द वे, हैव यू सीन केविन फ्रॉम क्लब हाउस, अ बिग शॉट यूट्यूबर? अरे हाँ, बड़ा आदमी हो गया यार वो। अब कल को अगर मैं उससे टकरा गया ना तो मुझे कहा कौन स्वप्निल, मैं कहूँगा अरे केविन, मैं स्वप्निल, मैं तुम्हारे क्लब हाउस पे आता था ना कहानी सुनाने। ओह, मैं छोटा लोग को नहीं जानता, नहीं। केविन इज अ नाइस गाय। अच्छा हाँ यार, नाइस गाय। व्हाट अबाउट होजे गोस्ट स्टोरी स्ट्रीम? यार उस पर मैं एक आध बार गया पर नंबर नहीं आता। मैं वहाँ पे जाता हूँ कि मैं थोड़ा मतलब प्रमोशन करूँ, वहाँ जाके लोगों को बताऊँ भैया हमारा भी चैनल है, आओ देखने, पर साला वहाँ नंबर ही नहीं आता। तुम लोग जाके नंबर लगाया करो, वहाँ जाके प्रमोट किया करो। अब हम स्ट्रीम को पब्लिक के लिए ओपन करेंगे, जहाँ कोई भी आके अपने किस्से या कहानियाँ सुना सकता है। तो मैं आपको एनकरेज करूँगा कि प्लीज़ 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 आइए और अपने अपने किस्से और कहानियाँ हमें सुनाइए। तो भैया लाइव स्ट्रीम खुल चुकी है और जैसा कि हम हर बार करते हैं, ओ बेटे अली भाई आए बड़े दिनों बाद। ओ भैया, तो मैं पहले अली भाई को ले रहा हूँ, बहुत दिनों बाद अली भाई हैं। अली भाई बहुत ज़बरदस्त कहानियाँ लाते थे। अली भाई मैं आपको स्ट्रीम पर ले रहा हूँ, अपना माइक खोल लो एक बार, माइक म्यूट आपका। 4 3 2 1। अरे क्या बात है, क्या बात है, बस परफेक्ट यार, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आप मेरे मोहसिन और हमें बनाने वाले, हमें गाइड करने वाले, हमें सिखाने वाले स्वप्निल भाई, अ लॉट लव फॉर यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऐसे मत बोला करो, ऐसे मत बोला करो। लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल, बट ऐसे मत बोला करो। मैं अच्छा हूँ, आप बताओ क्या चल रहा है? अब होता ये था कि मैं अब यहाँ पे आई एम बैक होम, इधर पाकिस्तान के अंदर हूँ मैं ना। तो हमारा जो स्केड्यूल था वो इस तरह से था कि रात में 12 1 2 बजे फ्री होते थे। अब अपना तो ये कि स्टोरी रिकॉर्ड की डाल दिया आपने, लेकिन प्रोग्राम्स में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और यूजुअली मैं जब आता था तो जी समझ रहा हूँ, इस तरह से सही कह रहे हो। हाँ, तो अब आपका जो शो था उसमें मैंने एक चीज देखी कि आपके ही, आई थिंक आपके चैनल पे और लोग भी बैठे हुए काम कर रहे थे, एक फीमेल और एक मेल बैठे हुए थे, तो मैंने उनको भी देखा था। काम कोई नहीं करता है, ऑब्वियसली वही हॉरर स्टोरीज। काम कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ काम कोई नहीं करता है।
अली भाई क्या लेके आए हो इतने ये दिनों बाद, कि ये बताओ पहले तो। अब स्टोरीज तो आपको पता है कि पूरी डिक्शनरी लेके घूमते हैं स्टोरीज की। अब ऐसा है जी कि किसी को आप इंसान समझते हैं और वो बाद में पता चलता है कि वो इंसान नहीं है। इस तरह की स्टोरी है। चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल चलेगी अली भाई, बिल्कुल चलेगी। तो शुरू करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि पिकनिक पॉइंट्स होते हैं इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, जहाँ पे आप हट्स देखते हैं, आप हट मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे आप यूजुअली बुकिंग करवा लेते हैं, यानी आप पिकनिक पे हम्म। जब भी जाते हैं। तो वैसे ही एक कहानी है, और कहानी ठीक एक है। साहब की है जो जिनका ताल्लुक कराची से है। तो अली भाई मैं फिर से श्योर बोल रहा श्योर हूँ, श्योर। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रीम आपकी है, हैप्पी हॉन्टिंग। थैंक यू वेरी मच। ये कहानी जिसकी है, वो कहानी मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। ये कहानी हमें सरफराज साहब ने शेयर की थी, और कहानी इस तरह से है कि इनका जो ताल्लुक है, कराची पाकिस्तान का एक शहर है जो कि बहुत बड़ा शहर है, वहाँ से है। तो जैसे यूजुअली होता है कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि हम पिकनिक पे जाएं या कोई इस तरह का कोई आउटिंग करें। तो नॉर्मली जो सी साइड्स होती हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर शहर से कोई दूर कोई सी साइड मौजूद है, तो आप यूजुअली कोई ना कोई हट जो है अपना बुक कर लेते हैं, ताकि वहाँ पे 1 या 2 रातें स्पेंड कर सकें। तो ये जो कहानी है वो ऐसे ही शख्स की कहानी है, और इन लोगों ने प्लान किया। बेसिकली इनके कुछ दोस्त थे, आप कह सकते हैं कि 4 या 5 दोस्त थे, और इनका प्लान ये था कि एक हट है जो कि हॉक्स बे, जो लोग पाकिस्तान से सुन रहे हैं उनको पता होगा, वो हट हम बुक कर लेते हैं। अब इन्होंने वो हट बुक किया, और एज पर प्लान इनको रात जैसी होती है, यानी मगरिब हो जाती है जब, तो मगरिब के बाद निकलना था। 2 रातें इनको वहां पे स्पेंड करनी थी, और उसके बाद वापस आना था। खैर इत्तेफाक ये हुआ कि जब निकलने का टाइम आया, तो निकलने में इनको थोड़ा सा देर लग गई, और ये लोग रात के 9:45 बजे वहां से निकले, यानी कि जहां से इनको जाना था, और 1 घंटे का ये रास्ता था। अब ये बताते हैं कि हमारी हट की बुकिंग तो हुई भी थी, तो हम केयरलेस थे, बस ठीक है, ओके फाइन, बुकिंग हुई भी है, कोई मसला नहीं होने वाला। लेकिन कभी कभी आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होता है, और ऐसा आपको मतलब परेशान करने वाली चीजें होती हैं कि आप सोच रहे होते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो वैसे ही इनके साथ हुआ कि जब ये वहां पे उस हट में पहुंचे, तो पता चला कि वहां पे वो हट दिया जा चुका है। हालांकि बुकिंग इनकी थी, इनसे बातचीत हुई थी, क्योंकि इन्होंने डिले किया, और शायद जो दूसरी पार्टी थी जो वहां पे आई थी, उन्होंने हो सकता है कि पैसे ज्यादा ऑफर किए हों। खैर किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि हम वहां पे जब हम वहां पे पहुंचे और हमें वो हट ना मिला, तो अब जो लोग हॉक्स बे के बारे में जानते हैं, बेसिकली एक वीरान साहिल है, और वहाँ पे ना ही आबादी है, ना ही लोग रहा करते हैं, बस वहाँ पे कुछ हट मौजूद हैं, और उसके बाद एक वीरान एरिया है, झाड़ियाँ, सुनसान बियाबान एरिया है, और फिर रोड है, उसके बाद जाके फिर आबादी शुरू होती है। अब ये बताते हैं कि जब हमें वो हट ना मिला, तो हमने सोचा कि क्यों ना आगे पीछे के जो हट हैं वहाँ जाके मालूम किया जाए। तो इसी तरह इन्होंने लाइन से जो भी हट थे वहाँ पे जाना शुरू किया, एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा। ये बताते हैं कि जब हम 5वें हट पे पहुंचे, तो वहां पे ताला लगा हुआ था। तो हमने सोचा नॉक करना बेकार है। खैर ये नॉक, तो ये बताते हैं कि इनको एक लड़की ने ऊपर से आवाज दी, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड +1 वो हट था, तो यानी आप कह सकते हैं कि छत पे एक लड़की खड़ी हुई थी बैक साइड पे। उसने इनको आवाज दी कि क्या आपको ये हट चाहिए। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें, जब उस लड़की ने इस तरह से बोला, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें हट चाहिए, हम तो प्लान करके आए पिकनिक में, रुकना है हमें यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली जो हट हमने बुक किया था वो हमारे हाथ से निकल चुका है। खैर अब वो जो लड़की थी, उस लड़की ने ऊपर से ही इनको चाबी दी कि आप ये चाबी ले लें और ताला खोल के ऊपर आ जाएं। अब ये बड़े हैरान थे कि इतनी रात में एक वीरान जगह पे, एक साहिल पे, और एक हट के ऊपर, छत के ऊपर एक लड़की मौजूद है। ये किसी भी तरह वॉचमैन तो नहीं हो सकती, यानी कि आप जिसे चौकीदार कहते हैं, जाहिर सी बात है वॉचमैन तो नहीं होगी किसी भी तरह। तो ये फिर कौन है, ये यहाँ पे क्या कर रही है?
हो सकता है इसका अपना हट हो, यहाँ पे रुकी भी हो। अब ये सारे क्वेश्चन उनके पास मौजूद थे। अब ये बताते हैं कि जब उसने चाबी दी तो चाबी लेने के बाद हमने ताला खोला, और ताला खोल के जब हम अंदर गए तो वो वैसे ही चारों तरफ जैसे होता है कि काफी अरसे से किसी ने उस हट को इस्तेमाल नहीं किया था। सामने सोफे, बेड वगैरह सब कुछ मौजूद था, लेकिन इन तमाम चीजों पे बेतहाशा मिट्टी पड़ी हुई थी, और इस मिट्टी को देख के लग रहा था जैसे यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया है। अब ये बता दें कि जब हम अंदर एंटर हुए तो अंदर जाके हमने सबसे पहले लाइट्स वगैरह खोली और फिर थोड़ा सा उसको झाड़ना शुरू किया। इसी तरह तकरीबन 5-10 मिनट गुजर गए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो जो लड़की जो कि ऊपर मौजूद थी वो कुछ देर में नीचे आ जाएगी, पैसों की बातचीत करेगी और हमें बताएगी कि भाई ये 2 नाइट्स का इतना पैसा बनता है। अब ये बता दें कि जब हम 10-15 मिनट के बाद जब वो नहीं आई नीचे, तो हमारे एक दोस्त ने बोला कि यार मैं ऊपर जाता हूँ और इस लड़की से पूछता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा पैसे बता दे। ये हट देखने में तो बड़ा जबरदस्त साफ सुथरा लग रहा है, और ऐसा यकीनन होगा कि इसके पैसे डबल होंगे। अब ये बताते कि इनमें से एक दोस्त पहले ऊपर गया, और जब वो ऊपर गया तो ऊपर उसने अपने तौर पे चेक कर लिया, वहां पे कोई लड़की मौजूद नहीं थी। अब उसने सोचा कि हो सकता है कि वो नीचे उतर गई हो, बाहर चली गई हो। खैर ये नीचे आया और उसने आके अपने दोस्तों को बताया कि भाई यहाँ पे ऊपर तो वो लड़की मौजूद नहीं है। अब ये अपने काम में बिजी हो गए, फ्रेश होना, चेंज करना, इस तरह। ये बता देंगे इस तरह 2 घंटे गुजर गए, ना वो लड़की आई, ना वो ऊपर से नीचे आई, ना वो बाहर नजर आई। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि यार वो लड़की कहाँ चली गई बिलाखिर। अब ये बता दें कि फिर हम तीनों दोस्त, चारों दोस्त जो भी थे, हम ऊपर गए। ऊपर जाके हमने प्रॉपर्ली इसको चेक किया, और जब ऊपर जाके चेक किया तो अजीब बात ये थी कि जो ऊपर छत थी, छत के ऊपर इस कदर डस्ट मौजूद थी कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे महीनों से, सालों से कोई नहीं आया है। आमतौर पे अगर कोई मकान या कोई इस तरह की वीरान जगह अगर बंद रहती है तो वो मिट्टी से आपको अंदाजा हो जाता है कि कोई यहाँ पे नहीं आया है, और अगर कोई आता है तो उसके पैरों के निशान मौजूद होते हैं। अब ये बता दें कि जब हम छत पे गए तो वहां पे हमने देखा कि उस मिट्टी के ऊपर, यानी उस मिट्टी के दरमियान छत पे कुछ कदमों के निशानात मौजूद थे, और हैरान कुन बात ये थी कि जो कदमों के निशानात थे, ऐसा लग रहा था जैसे आप कह सकते हैं कि 1-1 फीट का कोई कदम हो, यानी कि एक पाँव जो होता है आपका, जिसका नीचे का हिस्सा होता है, 1 फीट के करीब या उससे ऊपर था, यानी कुछ एक्स्ट्रा लंबे पैर थे। और ऐसा लग रहा था कि इन पैरों के ऊपर 3 उंगलियां मौजूद हैं, और लंबी लंबी सी उंगलियां हैं, बजाय इसके कि उस निशान पे ये अंदाजा होता है कि 5 उंगलियां मौजूद हैं। हैरान कुन बात ये थी कि एक तो पैर बहुत लंबा था और फिर 3 उंगलियां मौजूद थी, और ये जो निशानात थे ये तकरीबन 8 या 10 निशानात थे। खैर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। अब थोड़ा खौफ महसूस हो रहा था, और अब लग रहा था जैसे कुछ ना कुछ होने वाला है। ये बता देंगे इसी तरह टाइम गुजरता रहा, और बिला आखिर रात के 4 बज गए। जाहिर सी बात है, हमें हट मिल चुका था, हम अंदर मौजूद थे, लाइट मौजूद थी, वीआईपी हट था, साफ सुथरा। हाँ, ये कि मिट्टी वगैरह जो थी वो साफ करनी पड़ी थी हमें। तो हमने भी सोचा कि यार जो भी लड़की होगी, हो सकता है सुबह आ जाए, सुबह हिसाब किताब करें, हो सकता है कल आ जाए, क्योंकि हमें वैसे भी 2 नाइट स्टे करना है यहाँ पे। अब ये बता दें कि जैसे जैसे मजीद टाइम गुजरा तो फजर की अजान से कोई 10 या 15 मिनट पहले की बात है, ये बता दें कि हम लोग सारे जो है वो छत के ऊपर दोबारा गैदर हुए थे। जैसे लड़के होते हैं सिगरेट पी रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगा कि जो हट है, इस हट के बिल्कुल सामने जो एरिया है, यानी जहाँ पे समंदर मौजूद है, तो वही लड़की या औरत जो इनको सबसे पहले नजर आई थी, जो हट की छत पे मौजूद थी, ऐसा लगा वो साहिल समंदर पे वॉक कर रही है। अब ये बड़े हैरान हुए यार, अल्टीमेटली एक जाहिर सी बात है, एक अजीब एक्सपेक्ट नहीं करते आपके एक लड़की, जवान लड़की, खूबसूरत लड़की साहिल समंदर पे रात में टहल रही हो और वो इस तरह से आपको किसी हट पे वेलकम करे।
एक अजीब कंफ्यूजन थी कि क्या चक्कर है यार, ये कौन लड़की है इतनी बोल्ड है कि रात के 4-5 बजे नमाज से पहले ये अकेली समंदर पे टहल रही है। अब ये बताते हैं कि हम उसको देख ही रहे थे, पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो वॉक कर रही है, लेकिन जैसे जैसे वो वापस हट की तरफ आना शुरू हुई, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि वो वॉक नहीं कर रही, उसकी बॉडी मूव कर रही है हमारी तरफ, लेकिन उसके जो पाँव हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं। यानी अगर आप वॉक करते हैं तो आपके पाँव चलते हैं, इस्तेमाल होते हैं, आपको नजर आता है कि पाँव आगे पीछे होते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस लड़की के जो पाँव थे वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद थे, और उसकी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे लेविटेट करती हुई या फ्लोट करती हुई हमारी तरफ बढ़ रही है। बोले बस अब मुझे तो अंदाजा हो चुका था कि भाई ये जो कुछ है ये नॉर्मल नहीं है। अब इनको जो कुछ आता था इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और ये बताते हैं कि इसी तरह जब फजर की अजान हो गई, या मतलब फजर का टाइम हो गया, उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकले और सराउंडेड जो लोग थे जो और पिकनिक पे आए हुए थे और लोग आना शुरू हुए सुबह, जब उनसे इन्फॉर्मेशन ली तो जो एक दो हट छोड़ के जो वहाँ पे एक चौकीदार था वो कहने लगा कि भाई आप जिस हट में मौजूद हैं, अव्वल तो इस हट में कोई सालों से नहीं आया है, और दूसरी बात ये कि जो हट आपने लिया हुआ है, कहा जाता है इस हट के अंदर बहुत पहले, यानी अब से भी सालों पहले, एक लड़की का मर्डर हुआ था, और उसके बाद से इस हट को बंद कर दिया गया था। यानी कि इस हट में ना कोई आता है ना कोई जाता है, ना इसकी बुकिंग होती है। और आपके साथ साथ मतलब बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इस हट पे अक्सर वो लड़की रात के औकात में खड़ी हुई आती है नजर, यानी कि वो अक्सर छत पे नजर आती है। कभी ऐसा लगता है कि वो वॉक कर रही है, कभी ऐसा लगता है कि वो फ्लोट कर रही है। तो एक अजीब सा किस्सा था। खैर ये वहां से वापस आ गए, और उसके बाद इन तीनों चारों दोस्तों को तकरीबन 10 या 12 दिनों तक शदीद बुखार रहा। आज भी वो हट मौजूद है, और आज भी लोग उसके सामने से गुजरते हैं, और आज भी उन लोगों को उसकी प्रेजेंस फील होती है। तो जो लोग हॉक्सबे में जा चुके हैं, हॉक्सबे के जानने वाले हैं या उधर रह चुके हैं, वो इस हट के बारे में जाना करते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, और एक ऐसे शख्स के साथ इन्होंने टाइम गुजारा या उसको देखा, तो उससे बातचीत की जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं था। ये मतलब ऐसे किस्से तो बहुत हैं, जिसमें हमें पहले लगा कि अरे ये तो यहाँ कोई रहने वाला होगा या इस जगह का मालिक या मालकिन होगी, एंड देन वी लर्न यहाँ तो कोई नहीं रहता था, यहाँ तो सालों से वीराना पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कई बार ना ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट की प्राइस गिराने के लिए की जाती है। मतलब आप समझ लें कि जब आप हॉक्सबे जाने का डिसाइड करते हैं तो आपको एक ऐसे रोड से गुजरना होता है जो बहुत सुनसान, बहुत वीरान रोड है। तो अक्सर ये भी कहा जाता है, ये भी एक मिथ है कि रास्ते में एक औरत एक बच्चे के साथ खड़ी हुई नजर आती है, और जब आप उसके करीब पहुंचते हैं वो लिफ्ट मांगने का इशारा करती है। जब आप उसके करीब पहुंचते हैं तो उसके पाँव उल्टे होते हैं, रिवर्स फीट होते हैं। गुड़गांव और द्वारका वाले जो हमारे दिल्ली के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अर्बन लेजेंड्स हैं इन 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 ऐसी चीज़ों को लेकर। तो आप ये कह लो कि अली भाई उल्टे पैर तो अपना बड़ा मतलब ऐसे उल्टे पैर भूत है। दिल्ली में कई इलाके हैं जहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ना बताया जाता है कि वहाँ पे एक औरत दिखेगी, लिफ्ट मांगेगी। तो बेसिक गाइडलाइन ये होती है कि कोई भी लिफ्ट मांगती दिखे फीमेल, गाड़ी रोकना मत। तो आप गाड़ी और तेज़ भगा लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ना गाड़ी भारी लगनी शुरू हो जाती है, गाड़ी ना भारी हो गई, क्योंकि आपको फील होता है कि इंजन पे ना अब जोर पड़ रहा है, जैसे गाड़ी पे बहुत सारा वेट आ गया हो। आप देख रहे हो गाड़ी में आप सिर्फ अकेले हो और कोई है ही नहीं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो गाड़ी का इंजन ना ऐसे जोर लगा रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा वेट है गाड़ी पे। फाइनली आप पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी रोकते हो, पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाते हो, उतर के देखते हो भाई गाड़ी में वाकई कोई नहीं है आपके अलावा। पर जो बंदा पेट्रोल भर रहा होता है ना, वो आपको ऐसे चौड़ी आंखों से देख रहा होता है, फिर वो इशारा करता है भैया बाहर आओ। आप उतरते हो बाहर, वो कहता है भैया ये क्या हुआ है आपकी गाड़ी पे,
आप देखते हो कि पीछे जो आपका बूट है गाड़ी का, वो ना ऐसे पूरा डंप हुआ पड़ा है, गड्ढाया पड़ा है उसमें बहुत बड़ा सा, जैसे इसको उसके ऊपर किसी ने बहुत बड़ा वजन रखा हो। तो छत्तीसगढ़ की एक स्टोरी मुझे शेयर की थी इंडिया से एक साहब ने। ये बताते हैं कि हम्म। ये 1961-62 का टाइम था, और इनके जो फोर फादर थे वो जाहिर सी बात है शुरू से वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे रहा करते थे। वो बताते हैं कि हम्म। एक दफा ना एक किसी की डेथ हुई। अच्छा, अब डेथ जब हुई ना, तो पहले तो उनको अस्पताल ले जाया गया, कोशिश जैसे करते हैं बचाने की। तो इनको कोशिश की कि भाई अस्पताल ले जाएं, बच जाएं, तबीयत खराब है। लेकिन भाई वहां पे जब पहुंचे उस दौर के हिसाब से, तो जो भी वहां पे तबीब थे, डॉक्टर थे, व्हाट एवर यू कॉल, या हकीम थे उस दौर के हिसाब से, तो उन्होंने कहा जी। भाई शी इज नो मोर, ठीक है ना, उसकी डेथ हो गई है। हम्म। अच्छा, अब ये बताते हैं कि हम लोग मतलब इनके जो फोर फादर्स थे, वो उस औरत को बैलगाड़ी में डाल के लेके गए थे अस्पताल। तो अब जाहिर सी बात है, 1 सवा घंटे का रास्ता। अब ये विलेज के रहने वाले, तो ये वहां पे जब पता चला रात को 11-12 बजे कि भाई इनकी डेथ हो गई है, तो इनको वापस लेके आना है। फिर जो रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन, वो परफॉर्म करने होंगे इन लोगों को। ये बताते हैं कि वहां से हम लोग वापस निकले, और जब हम लोग वापस आए तो तकरीबन रात के 2-2:15 बजे का टाइम हो चुका था। अच्छा, अब ये बताते हैं कि अब मुझे नहीं पता, स्वप्निल भाई आप कंफर्म कीजिएगा, कि कहा जाता है कि अगर कोई आपके घर में डेड बॉडी मौजूद हो रात के औकात हम्म। में, अकॉर्डिंग टू हिंदू हम्म। रिलीजन, या आप मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि उसके साथ कुछ ना कुछ आपको, कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी, कोई ना कुछ काम करना पड़ता है कि उसका कोई आपके ऊपर इफेक्ट ना हो। कोई कैंची रखी जाती है साथ, कोई भारी की चीज रखी जाती है, कोई लोहे की छड़ी रखी जाती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो बड़ी फेमस हैं। वो बताते हैं कि भाई उस वक्त के जो बुजुर्ग थे, जो उन्होंने कहा कि यार इसके साथ एक तो बच्चों को दूर रखना है, और खास तौर पे जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो इस डेड बॉडी के सामने ना आए जब तक इनकी जो लास्ट रिचुअल है वो परफॉर्म ना हो जाए। हम्म। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि वो सहन के अंदर बॉडी रखी हुई है, सुबह उसका जो भी सिलसिला है वो उनको परफॉर्म करना है, जाके उसको जो भी लास्ट उनकी रिचुअल है वो परफॉर्म करनी है। सुबह का वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है विलेज सा, रात थी, तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह तक वेट करते हैं। ये बताते हैं कि वहां पे ऐसा हुआ कि ये जो डेड बॉडी थी, रात तकरीबन 4:30-4 बजे, यानी सुबह होने वाली थी, तो उनकी कोई बेटी थी, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा गम था उसको, उसकी माँ की डेथ हुई थी। तो वो करीबी बैठी हुई थी उनके, तो बैठे बैठे उसकी एकदम से ऐसे आंख नहीं लग जाती, आंखें बंद हो जाती है, रो रो के आप बिल्कुल एक अनकॉन्शियस से हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप सेंसेस में नहीं होते। तो वो उस स्टेट पे आ चुकी थी जैसे उसकी आंखें बंद हो गई हैं, और वो कोई ख्वाब देख रही है, या मतलब शी वॉज नॉट कॉन्शियस कि वो रियलिटी में है या ख्वाब देख रही है। वो बताती है कि मेरी एकदम से आंख खुली, और जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मेरी जो मदर थी उनकी आरती रखी हुई थी, या जो भी उनकी डेड बॉडी है वो रखी हुई थी। और जब मेरी उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया हुआ था, एंड शी वॉज लुकिंग एट मी एग्जैक्टली। उनकी जो आई बॉल्स थी वो वाइट हुई हुई थी, यानी उनकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। एंड आफ्टर डेथ शी वॉज लुकिंग एट हर डॉटर्स आईज, और एक अजीब सा मंजर था। वो चीखती भी जैसे वे बाहर बाहर निकली, भागी। तो जो भी लोग थे, जाग रहे थे या सो रहे थे, वो भी उठे, फिर उन्होंने जो भी एक जो भी मंत्र वगैरह पढ़ने थे वो पढ़े, उसके बाद जो है वो शी वेंट नॉर्मल। तो ये बड़ा मशहूर छत्तीसगढ़ का आपका जो एक वाकया था। इंडिया के एक लिसनर है, उन्होंने मुझे बताया था कि बड़ा हमारे गांव में इसकी समझने की डिकेट्स तक इसका जिक्र होता रहा, कि एक डेड बॉडी, एक औरत मरने के बाद उसकी आंखें खुली थी, उसने देखा था। इस तरह के कोई अगर स्वप्निल भाई आपके पास एक्सपीरियंस हो तो प्लीज वो भी बताइएगा। यार ऐसे तो बहुत हैं। एक चचा का किस्सा है, वो मरते थे, रोना पीटना होता था सारा, उसके बाद उन्हें बांध के ले जा रहे होते थे, और शमशान पहुंचने से पहले वो उठ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मरे, लोगों ने बांधा, लेके गए शमशान, चिता पे लिटा दिया, लकड़ियां रख दी ऊपर, आग लगाने वाले थे, चचा उठ के बैठ गए। तो ऐसे 2-3 बार हुआ, चचा मरे, चचा का लोग रोना पीटना करें, उसके बाद शमशान लेके जाएं, और रास्ते में या चिता पे चाचा उठ के बैठ जाएं। और काफ़ी उम्र भी हो गई थी चाचा की, 3-4 बार हो गया ये सब। तो अगली बार जब चाचा मरे, गांव वाले आए, ना कोई रोया, एक आंसू नहीं टपका किसी से, ना किसी ने कोई गम जताया। सब बैठे रहे इंतजार में कि चचा अब उठेंगे, अब उठेंगे, अब उठेंगे।
ना किसी ने अर्थी का जुगाड़ किया, ना ही कोई इंतजाम किया। पर शाम तक चचा नहीं उठे। फाइनली लोगों को लगा कि भाई अब हो गया, अब नहीं उठ रहे चचा। लेके गए, फूंक दिया। तो ये हाल हुआ है। एक आदमी 4 बार उठाया चिता से। और ओह अभी माय एक और गॉड। वीडियो वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे, देखिए बहुत लोगों ने देखी होगी, आई एम श्योर। एक बूढ़े आदमी हैं, उनको जलती आधी जली चिता में से उठा रहे हैं लोग, क्योंकि वो आदमी उठ गया जलती चिता में। और ऐसा नहीं है ओह कि, माय गॉड। अरे अली भाई आप देखो ना, ऐसा नहीं होता है कि इंसान मरा और सीधा शमशान ले गए। इंसान मरता है, उसके बाद 3 4 5 घंटे रोना पीटना इसलिए होता फिर है, गम जताया जाता है। फिर रिचुअल्स होते हैं, नहलाया जाता है पूरे पानी से, कपड़े बदले जाते हैं, आई एम श्योर मुस्लिम्स में भी होता होगा। उसके बाद जी जी चिता पे बांधा जाता है, फिर पूजा होती है। पूजा होने के बाद उन्हें उठा के पूरे शहर में घुमा के ले जाया जाता है। तो इतना वक्त होता है उनके पास। और ऐसे में एक आदमी जब चिता जल गई है वहां से उठ के आ रहा है कि हाँ हो गया मेरा। ओह माय गॉड। इसी तरह ना स्वप्निल भाई, एक और चीज थी। आ, आपका जो गुड़गांव का आपने जिक्र किया था, तो हम्म। गुड़गांव से एक ये भी समझ लें कि आफ्टर पार्टीशन की थ्योरी थी। और हाँ। ये बताते हैं कि ऐसे ही एक देहांत हुआ। आई एम सॉरी, ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा आपका मैं। कोई और कॉलर है तो फिर नहीं ओके। नहीं, घर की मुर्गी और छिपकली बस। थैंक यू। अच्छा, ये बताते हैं कि भाई एक देहांत हुआ, और एक औरत थी जिसकी तब इंतकाल हुआ। तो उसमें ऐसा हुआ कि उसकी जो है ना तदफीन करनी थी। अब होता ये था कि जो गांव था, उस गांव से मेरा ख्याल है कि 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो शमशान मौजूद था, जहाँ जाके उनको चिता दी जाती थी, या जो भी। मैं अगर अल्फाज गलत हाँ बोलूँ तो प्लीज वो समझा दीजिएगा। तो उनको मतलब 3 4 किलोमीटर के फासले पे उनका आखिरी रिचुअल परफॉर्म होते थे। जी। ये बताते हैं कि भाई जब हम इसको लेके निकले बॉडी को, तो इट वाज गोइंग टू बी सनसेट ना, मतलब 15 20 मिनट बाकी थे हाँ। सनसेट होने में। तो हम लोग निकले तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाकई में जब हम इसको इस रिचुअल को परफॉर्म करके वापस आ रहे होंगे तो अंधेरा हो चुका होगा। ये बता दें कि हम गए वहां पे, हमने उसका जो भी टाइम लगता है, मेरे ख्याल 3 4 घंटे लगते हैं स्वप्निल भाई इस पूरे प्रोसेस में। तो उससे जब ये फ्री हुए, ये बताते हैं कि जब हम वापस आ रहे थे, तो जो रास्ता था वो उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से गए थे। अच्छा, उस रास्ते में इस तरह से था कि कुछ 3 पेड़ मौजूद थे बड़े बड़े, जिनमें 2 बरगद के दरख्त थे और एक बेरी का पेड़ था। ये बताते हैं कि जब हम उस बेरी के पेड़ के सामने से गुजर रहे थे, तो वी फेल्ट कि इस बेरी के पेड़ के पीछे की तरफ, बेरी का जो पेड़ होता है उसका तना इतना मोटा नहीं होता, बरगद का बहुत मोटा होता है तना। तो हमें ऐसा लगा कि यार कोई है जो छुपने की कोशिश कर रहा है। अब आप बेरी के पेड़ के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ आधे झलक आ ही जाएगी, 30% तो चेहरा नजर आ जाएगा आपका। तो इनको ऐसा लगा कि कोई छुपने की कोशिश कर रहा है। अब इनको ऐसा लगा हो सकता है कोई होगा। ये बता देंगे, जब दोबारा उस पर हमने गौर किया तो हमने देखा कि जिस लेडी को अंतिम संस्कार हम करके आ रहे थे, शी इज द लेडी जो वहां पे उस दरख्त के पीछे छुप रही है, और उसको अपने हाथ से उसका रिचुअल परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो बोलने वहां से फिर जो भी हनुमान चालीसा इन लोगों ने साइड करना शुरू किया और वहां से जैसे तैसे निकले। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, हम लोग का जो रिलीजन है ना, मुस्लिम, उनके अंदर ना इसको हम कहते हैं, मरने के बाद कोई अगर नजर आता है ना तो उसको कहते हैं हाँ। हमजाद या करीन। हमजाद। अच्छा। आई डोंट नो व्हाट यू पीपल कॉल। अब वो बंदी जो नजर आई उसको आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हिंदी में क्या वर्ड होगा इसका। तो ये भी होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती मुझे हैं तो कि ऐसा आप लग रहा है सोचते रह जाते मुझे तो ऐसा लग रहा है चाची की बजाय किसी और की बॉडी फूका है, और चाची ने अपनी डेथ की फेक। हैं। नहीं, वो असल में देखें, अ, ऐसा होता है शफील भाई, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान में इतने इतने ज्यादा केसेस हैं कि अक्सर, जैसे एक हमारी एक रिलेटिव थी, शी वाज वेरी मच अटैच्ड टू हर फादर, हम्म। और उसके फादर की डेथ हो गई। और जाहिर सी बात है, अब कोई भी हो, तुम भी हो, मैं भी हूँ, तो हम अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हैं। इट जी टेक्स अ जी जी। लॉन्ग टाइम कि हम उनके उससे निकल सके ना। हर जगह आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है, उनकी खुशबू होती है आपके साथ। तो वो बताती है कि भाई अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं मुश्किल में होती थी ना,
तो वो मेरे सराहने आके खड़े हो जाते थे, मेरे सर पे हाथ फेरते थे, मुझसे बात करते थे। अब आप बताएंगे एक जहन में आएगा ये कैसे हो सकता है। और साइंस की अगर आप बात करें तो ये बोलते हैं भाई आपका कोई मेंटल डिसऑर्डर है, इमेजिनेशन है आपकी, या आपकी इतनी ज़्यादा एफिलिएशन है कि आप उसको सोचती रहती हैं तो आपको महसूस होता है। तो ये एक दोनों चीज़ें हैं। साइंटिफिकली तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन वैसा ऐसा हो चुका है, काफ़ी लोगों ने फील किया है। मतलब लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये लोग अक्सर नजर आते हैं मरने के बाद। अगर ऐसी बात है तो इसका कोई फॉर्मूला तो होता होगा ना कि इस स्टेज में अगर आप मरें, इस हालात में आप मरें, तो आप मरने के बाद नज़र आएंगे। क्योंकि अगर इसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर तो ये मतलब माना नहीं जा सकता ना कि ये सच है। ये सच तभी माना जाएगा जब हम इसको अपनी विल पे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। भाई मैं बता सकता हूँ कि अगर आप इन कंडीशंस में किसी की डेथ ऑकर कराएंगे, वो इंसान आपको मरने के बाद भी दिखेगा। और अगर दिखता है तो ऐसा क्यों होता है कि वो जब वापस जा रहे थे शमशान से तभी वो चाची दिखी, वो बार बार हमेशा क्यों नहीं दिखती रहीं, और किन लोगों को दिखी, क्या वो पूरी दुनिया को दिखेंगी? अच्छा जैसे इन मोहतरमा के केस में था कि उन्हें ही लगता था कि उनके पेरेंट्स जो हैं प्यार से आके सर पे हाथ फेर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है ना। अच्छा, एक मजे की चीज बताऊं स्वप्निल भाई आपको, जो मेरे लिए हम्म। आज तक एक मिस्टीरियस केस है। अब मैं बताता हूँ आपको कि भाई ऐसा हुआ कि हमारी एक फैमिली में, आप समझ लें कि मौसी, आप कहते हैं ना खाला, वी कॉल हम्म। खाला इन उर्दू मौसी। एक थी मौसी, उनकी डेथ हो गई। हम्म। अच्छा, अब हुआ क्या कि उनकी जब डेथ हुई तो आपकी आदत होती है कि जो आपकी जो अहम चीजें होती हैं, आपका सोना या वट एवर यू थिंक हाँ इज हाँ हाँ इम्पोर्टेंट टू हाँ यू, आप अपने पड़ों के पास रखवा देते हैं, पैसे रखवा देते हैं। तो भाई हाँ। उनकी मौसी की डेथ हो गई एकदम से। अब इन्होंने कुछ सोना वगैरह रखवाया हुआ था अपना मौसी के पास। अब एक अजीब कंफ्यूजन, जाहिर सी बात है वो उन्होंने, अच्छा ये ऐसी बात थी कॉन्फिडेंशियल कि वो उनके अलावा उनके बच्चों को भी नहीं पता थी कि भाई इनके पास मेरी ये चीजें रखी हैं। वो सिर्फ मौसी जानती थी या ये जानती थी। हम्म। अब एक अजीब कंफ्यूजन कि उनसे बोले या ना बोले, समझ ही नहीं आ रहा। अब वो ये भी सोच रही थी कि अगर मैं बोलूंगी तो लोग बोलेंगे ऐसी फेक बना ली अपने पास से, हो सकता है मौसी जो अपने जेवर हो वो उन्होंने जमा किया। एक हाँ। कंफ्यूजन हो जाती है ना। राइट राइट राइट। तो आप यकीन करें फिर उसके बाद क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो है इस तरह से कि इन्होंने अपना जो भी था पढ़ना पढ़ाना शुरू किया कि भाई किसी तरह मौसी जो है, ये जो मसला है हमारा हल हो सके। जाहिर सी बात है लाखों रुपए के जेवरात थे, तो एक कंफ्यूजन थी कि अब क्या होगा। तो सेम डे के अंदर, यानी सेम नाइट में, उनकी मासी इनके भी ख्वाब में आई, और वो जिनके घर में यहाँ रहती थी यानी जो उनके बच्चे थे उनके भी ख्वाब में आई। और उनको ये बोला कि भाई फला फला जो बेटी है मेरी, या मतलब जो भी है मेरी भांजी है, कि उसको बता दो कि इसकी चाबी यहाँ पे रखी हुई है। और इनको भी बोला कि तुम उससे आके मिल लो कि इसकी चाबी यहाँ रखी हुई है। ले ले जा और अपने आपको जेवरात, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे जेवरात, लेके जाओ इसको। जी हाँ, ऐसा हो चुका है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। जैसे कि आपका हैदराबाद दक्कन का जो अब्दुल वाला केस था, आपने जो स्टोरी बताई थी एक दफा, याद है? हाँ 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 हाँ, याद है मुझे। क्या आप, क्या आपकी जो स्टोरी जो आपने मतलब सोलंकी के शो में शेयर की थी शायद, क्या मतलब आप देखें, आप सोचते रह जाएं कि ऐसा हो सकता है क्या। तो देयर आर स्ट्रेंज थिंग्स व्हिच टेक प्लेस। पर वही बात है ना अली भाई, देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इसको अभी समझा नहीं सकता, मेरे पास अभी कोई थ्योरी नहीं है या मेरे पास अभी कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कि ये क्यों हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो पैरानॉर्मल ही है। वो किसी और ABCD XYZ किसी भी वजह से हो सकता है। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को अपनी विल पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जब तक आप ये नहीं डिवाइस कर सकते कि मैं अगर ये 4 कंडीशन पूरी कर दूंगा तो ये चीज़ रिप्रोड्यूस हो जाएगी, ये इफेक्ट रिप्रोड्यूस हो जाएगा, तब तक आप उसे ये नहीं कह सकते कि नहीं ये सच है, ये होता है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी, पर हमें पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले अगर अगर मुझे किसी बात की वेरिफिकेशन करनी है ना, तो मैं चाहूँगा कि आप ना उस चीज़ को मुझे रिप्रोड्यूस करके दिखाओ कि देखो मैंने यहाँ भी करके दिखाया था एक सपना तुम्हें, और वैसा ही एक सपना मैं तुम्हें 4 जगह और करके दिखाऊंगा, जब तुम बोलोगे तब।
तो ये क्यों अच्छा होता है वो ये तो बात मुझे नहीं पूछो पता आपको। सही में। हाँ ये एक फिनोमिना है, ठीक है, आप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये जो इंसान के अलावा जो ऐसी एंटिटीज हैं जिनमें और हमारे दरमियान शायद कोई डायमेंशन का फर्क है, टेक्निकली या साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि हम उनको नहीं देख हम्म। सकते, वो हमें नहीं देख सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो जब वो नजर आना चाहते हैं तो नजर भी आ जाते हैं, मतलब दे एग्जिस्ट, ये तो हमें मानना पड़ेगा, वो होते हैं और उनसे आप इनकार नहीं, नहीं कर अगेन सकते। अगेन ये एक बहुत ही वो है ना, देखो मैं रिलीजन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बहुत वो बात कर रहा हूँ कि ये तो एक वो है ना कि जब उनका मन करता है, इसकी क्या वो है कि जब उनका मन करता है, मैं भी तो कोई ना कोई कंडीशन ऐसी रखूंगा ना कि मैं जिनसे बात करूँ कि भाई जिन एक ना एक कंडीशन तो ऐसी होगी जिसमें जब मैं बुलाऊंगा तब आना पड़ेगा। भैया वो मैं बताता हूँ ना आपको, देखें, नहीं अब नहीं, यहाँ मत बात फिर बताओ वो किसी देखो को। ना, एक यहाँ मत एक बताओ किसी को। छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि एक बहुत ही जबरदस्त मेरी एक स्टोरी थी, उसमें मैंने बताया था कि एक साहब थे, वो कहते हैं ना कि फ्रॉम अ लेमैन टू अ एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल इट, कि एक स्पिरिचुअल बहुत बड़े कोई लीडर बन गए थे, उनकी हम्म। एक ट्रू स्टोरी थी, और मेरी उनसे 1-to-1 कन्वर्सेशन हुई थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये सफर कैसे किया। अभी इतनी डिटेल लेके स्वप्निल भाई इसमें मेरा ख्याल है हाफ एन आवर लग जाएगा, लेकिन ये अरे एक बाप रे। ऐसी स्टोरी है, इट इज मिस्टीरियस, यानी आप सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, और ये हुआ था। यार अगले लाइव, अगर इतनी लंबी है तो अगले लाइव के लिए रख लो इसको अली जी भाई। जी, हाँ वो रखते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट लाइव जब आप कब करोगे नेक्स्ट लाइव, जो अपना हर फ्राइडे, नेक्स्ट अब हर प्रोग्राम हर जुम्मा, हर जुम्मे की रात, जुम्मे की रात। चले बस, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, और तमाम लिसनर्स को भी थैंक यू वेरी मच। पर फिर याद रखना इंशाल्लाह, ये वाली बात याद रखना अगले हफ्ते। ठीक है अली भाई। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह डन है, डन है, मैं नेक्स्ट फ्राइडे डन को है। ये पूरी डिटेल 45 मिनट्स की स्टोरी आपको सुनाऊंगा। और आप यकीन करें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो सामने लिसनर है ना, जिनको डर लगता है, वो इस स्टोरी का हाँ, ना सुने, क्योंकि यू विल, ऐसे तो कोई नहीं करेगा, आपको ही पता है अली भाई, सब सुनेंगे जब अब ये बात बोल दिया तो जरूर सुनेंगे। आप यकीन करें वो एक ऐसी, मतलब वो स्टोरी इस तरह की स्टोरी है स्वप्निल, कि हाँ मैं फर्स्टली जब उस बंदे ने मुझे बताना शुरू की थी ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जाहिर सी बात है, मैं इस कंटेंट को कवर करता हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है, हमारा हाँ। रोज का काम है। अभी मैं अंधेरे में बैठा हूँ, अभी जहाँ मैं बैठा हूँ ये जंगल है बेसिकली, मैं कैंट के एरिया में हूँ, तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है, तो हम डर निकल चुका है हमारे अंदर से। लेकिन जब मैंने हम्म। उसकी स्टोरी सुनी ना, तो मेरे आई वाज शिवरिंग कि भाई अगर मेरे सामने आ जाए तो क्या होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको ना डन है फिर ये डिटेल सुनाऊंगा आपको। डन है अली भाई, और सबको मैं बोलना चाह रहा हूँ, डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली, ये चैनल है अली भाई का, इसको सब्सक्राइब करो, जाके सुनो। अली भाई बढ़िया बढ़िया कहानियाँ डालते हैं, मस्त कंटेंट डालते हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं, लेकिन आविर्भाव पे बहुत पुराने कंट्रीब्यूटर रहे अली भाई। अली भाई का चैनल है डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली, इनको जाके सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, ये नाम है इनका, और डेली हॉरर आपके स्टोरीज बाय स्वप्निल अली। भाई के तमाम लिसनर्स को मैं अभी बताना चाहता हूँ, ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन हु सपोर्टेड मी विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट, मतलब जो स्वप्निल ने मुझे सपोर्ट किया है भाई, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ, पहले दिन भी किया था, अभी भी करता हूँ। ही इज द बडी जिसने मुझे बताया कि कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, और मैं सैल्यूट यू स्वप्निल भाई, थैंक यू। अरे लव यू अली भाई, लव यू। अभी अपना ख्याल थैंक यू सो रखो, मच। थैंक यू चलो भाई, ख्याल रखो, बाय टेक बाय। केयर, ओके बाय बाय। तो ये थे हमारे प्यारे अली भाई, जो लाते हैं एक से बढ़कर एक कहानियाँ। और अगर आप अली भाई की ये दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनना चाहते हो, तो अगले हफ्ते स्ट्रीम पर ज़रूर आना, क्योंकि अली भाई अगले हफ्ते ये कहानी सुनाएंगे। और जैसा कि इन्होंने बोला है कि आधे घंटे से 45 मिनट तक की ये कहानी, अब तो आई एम प्रिटी श्योर बहुत 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 मज़ेदार होने वाली है। और इसी बात के लिए लाइक ठोको, ठोक दो लाइक, दबा दो उस लाइक बटन को, दबा दो। ठीक है ना, टारगेट रखते हैं इस बार, कम से कम 200 लाइक होने चाहिए अपने पास एक स्ट्रीम पे। 200 लाइक का तो टारगेट रखना ही रखना है अपने को, ठीक है। ये करेंगे, और सब्सक्राइब करो भैया, सब्सक्राइब करो चैनल को, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, आके का पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं कहानियां सुनाने भाई। क्या चाहिए और लाइफ में क्या चाहिए और है। उसके अलावा अब आप नोटिस करेंगे कि इस लेआउट में थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आ गई है नीचे, तो अगर आपके पास कोई कहानी है या कोई किस्सा है, तो आप इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हो।
लिख के, रिकॉर्ड करके, वीडियो बना के, जैसे आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। इस ईमेल आईडी पे भेजो swapnilnarendra@gmail.com। अपने कहानियाँ, अपने किस्से, अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों को भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मेरी यूपीआई आईडी, इस पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मनी सेंड इट, इफ़ यू हैव मनी टू स्पेयर सेंड इट। तो इससे क्या होता है कि आविर्भाव के लिए मुझे कई सारे सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ते हैं, स्ट्रीम यार्ड का सब्सक्रिप्शन, कैनवा का सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन। तो इनकी जो फ़ी होती है ना, वो अक्यूमुलेट करके काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो अगर आप मुझे डोनेशन भेजेंगे, टिप्स भेजेंगे, तो मैं चैनल को अलाइव रखने में मुझे काफ़ी मदद मिलती है। उसके अलावा आप थैंक्स बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लाइक डिसलाइक के बाद एक थैंक्स बटन भी आता है, उस पर क्लिक करके आप मुझे वन टाइम पेमेंट भेज सकते हैं। वरना आप अगर स्ट्रीम को लाइव देख रहे हैं तो सुपर चैट और सुपर स्टिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कोई हर्ज नहीं है उसमें। साथ ही आविर्भाव के मेंबर बनिए, ज्वाइन बटन दबाइए। सब्सक्राइब के साथ एक ज्वाइन बटन आ रहा है, उसको दबाएंगे तो आप आविर्भाव के मेंबर बन जाएंगे। और एक खुशखबरी है, आविर्भाव की मेंबरशिप अब सस्ती होने वाली है। तो जो लोग पैसों की वजह से मेंबर नहीं बन सकते हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अब आप भी मेंबर बन सकते हैं। जल्दी ही हम आविर्भाव की मेंबरशिप के प्राइस घटाने वाले हैं। सो एवरीबडी कैन बी ए मेंबर। और ये सजेशन मेरे को दिया हमारे रूपक सर ने। थैंक यू सो मच रूपक सर फॉर दिस। स्वप्निल, यू आर अडोरेबल माय फ्रेंड। थैंक यू मेहर, थैंक यू सो मच। बात करता हूँ तुझसे मैं। शुड हैव टोल्ड द स्टोरी नाउ कॉज नाउ सस्पेंस इज गोना किल मी। अब सबके साथ यही दिक्कत हो रही है। आज तो 2 कहानियां सुना के जाऊंगा। ले बेटे, आज जैद कह रहा आज मैं 2 कहानियां सुना के जाऊंगा। साहिल, तूने लिखी हो कोई कहानी, तू सुनाएगा ना? लौंडे पे ये भी नहीं है कि ऐसे करते, ये भी नहीं है कि ऐसे करे। साहिल, तू कहानी सुनाएगा ना? लगता है इसके आंसू ज्यादा ही निकालने पड़ेंगे मुझे। लाइफ में कुछ गड़बड़ आ रही है, लाइफ में चीजें ढंग से नहीं चल रही हैं। साहिल के आंसू। अब वक्त आ गया है, हम जेड डॉन को लेते हैं और सुनते हैं जैद सर की कहानी। तो उससे पहले लाइक दबा दो, जैद सर की कहानी के लिए लाइक दबा दो। चलो जैद सर, आपको स्ट्रीम पर ले रहा हूँ मैं इन 5 4 3 2 1। हेलो हेलो जैदरी डामर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ। हाय। हमने सुना है तुम्हें पुलिस पकड़ के ले गई, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो और इतना क्यूट होना इलीगल है। हाय देखो स्माइल, देखो स्माइल। हाय 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 हाय। इसकी तो क्लिप काट के रख लो जैद सर, आप काम आएगी आपके। जैद सर, क्या लाए हो आज? मैं 2 कहानियां लेके आया हूँ हमेशा के जैसे, और पर आज तो 2 सुना के जाऊंगा। बस 2 सुना के जाओ, ठीक है चलो आज 2 सुना के जाओ। हाँ। तो जैद सर, पहली कहानी किस बारे में है? वो आप लोग बताओ कौन सी सुनाऊं? ये कोई नहीं, 2 सुनाओगे ना? 2 हाँ। सुनाओगे ना? दोनों तो में से किसी भी कौन ऑर्डर सी में सुना सुनाऊं दो, पहले? चलो किसी भी ठीक ऑर्डर है। में सुना दो। चलो ठीक चलो है ठीक जैद है, सर, ये भी सही है। स्ट्रीम आपकी है। हैप्पी हॉन्टिंग। कहानी थोड़ी सी गोरी है और डिस्टर्बिंग लग सकती है अगर आप एक पेरेंट है या अगर आपका कोई पेट है। कहानी डिस्टर्बिंग हो सकती है। हर सुबह जब मैं उठता हूँ, आंखें खोलने के बाद मेरा सबसे पहला काम हमेशा ये होता है कि मैं उस डब्बे को खोल के अपने बेटे के खोपड़ी के ऊपर हाथ रख के उसे गुड मॉर्निंग कहता हूँ। मुझे पता है वो मुझे सुन नहीं सकता, पर उसे ऐसा भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया है। मुझे पता है उसे ऐसा कभी नहीं लगेगा। मेरे बेटे की मौत आज से कुछ साल पहले कोरोना काल में हुई थी। पर मैंने उसे जाने नहीं दिया। मेरा इकलौता बेटा था और मेरे पास अब बस वो ही बचा था। तो मैंने जितनी भी कहानियां, जितने भी रिचुअल्स, जितनी भी सुपर नेचुरल चीजें पढ़ी थी, सुनी थी,
जितनी भी चीजें सीखी थी मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसे वापस लाने की कोशिश करने लगा। कई चीजें फेल हुई, पर मेरा विश्वास कभी नहीं टूटा। भले ही मुझे कुछ साल लगे, पर उस अंधेरी रात में, उस जगह, उन आत्माओं के बीच मैंने मेरे बेटे की नन्ही सी आत्मा, उसे पहचान लिया और उसे उसके शरीर तक का रास्ता दिखाया। उसके बाद क्या था, जैसे ही उसने आंखें खोली वो मुझे देख के हंस पड़ा। मुझे लगा मैंने सही चीज की है। मैं खुशी से भागने लगा, मुस्कुराने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं इतना खुश था। मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पर वो खुशी भी कुछ दिन ही रही, जब तक मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। दरअसल मैंने सिर्फ उसका शरीर, जो कि मर चुका था, उसमें बस उसकी आत्मा वापस लाई थी। शरीर गलना शुरू हो गया था। अब बस उस सड़ती हुई लाश में एक आत्मा थी। मैंने गलती कर दी। उसकी उसकी बॉडी सूज गई थी, सड़ रही थी। वो दिन रात बस चिल्लाता रहता, डर में, दर्द में। कुछ दिनों बाद उसकी हड्डियां उसके शरीर से अलग होके गिरने लगी। मैंने उसकी आत्मा को वापस भेजने की कोशिश की, पर हुआ ही नहीं। मैंने मौत को धोखा दिया था और उसकी सजा मुझे मिली कि मैंने जो चुराया था अब मैं वो वापस नहीं कर सकता। जब उसकी पूरी चमड़ी गल गई और सारी हड्डियां अलग अलग हो गई, मैंने उन्हें समेट के एक बक्से में बंद कर दिया। एक पुश्तैनी बक्सा, जिसमें मैंने समेट के मेरे बच्चे को रख दिया। उस बक्से को मैं कभी कभार खोल के देखता हूँ। हर सुबह उठ के उसकी खोपड़ी पे हाथ जरूर फहराता हूँ, पर उसकी आत्मा अभी भी वहीं पे है। कभी कभी उस डब्बे में से हड्डियों के हिलने की आवाज आती है, जिससे मुझे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। वो अभी भी मेरे साथ है और मैं उसके वापस मरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दैट्स इट। वापिस आ जाओ भैया, कहाँ चले गए? इनकी नेट की प्रॉब्लम हो गई लगता है। मुझे लगता है भैया के इंटरनेट में वापस से प्रॉब्लम आ गई है। मैं दूसरी कहानी सुना देता हूँ। दूसरी कहानी एक परिवार के बारे में है, जिनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनके परिवार में एक नया सदस्य आ जाता है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी मौत आज से 8 साल पहले हुई थी। वो एक हादसा था। अब हादसा कोई जानबूझ के तो होता नहीं है, एक कार एक्सीडेंट था। मैं उस आदमी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कार इसलिए तेज चला रहा था क्योंकि उसकी बीवी लेबर में थी, उसे एक बच्चा होने वाला था। उसके हाथ से उसके कार कंट्रोल चला गया और मेरी जान चले गई। उसकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। मैं उससे बदला लेना नहीं चाहता, ना ही मैं उससे गुस्सा हूं। अगर कुछ है तो इसका टोटली ऑपोजिट। बात ऐसी थी, मेरा कोई परिवार नहीं था। मेरे जितने भी बचे कुछ दोस्त थे उस वक्त, वो सब मेरे मरने के बाद मेरे फ्यूनरल पे आए। उस आदमी का परिवार भी आया जिसने मुझे मारा था गलती से। उसकी बीवी, उसके गोद में एक बच्ची थी, कुछ 1-1.5 हफ्ते की बच्ची रही होगी। मुझे दफनाने के बाद सब लोग चले गए। मैं अकेला था,
तो मैंने सोचा क्यों ना उस आदमी के और उसके परिवार का पीछा किया जाए। वो जो बच्ची उस दिन पैदा हुई जिस दिन मैं मरा, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वो तो शायद ही जानती होगी कि मैं कोई इंसान भी था, पर वो बच्ची इतनी प्यारी है, छोटी सी नन्ही सी जान। जब वो अपने झूले में सोती है और रोती है, तब कभी कभी मैं वहां पे बैठ के उसके झूले को धक्का दे देता हूँ। इन माँ बाप की पहली बच्ची है, ये भी थक जाते होंगे, तो कभी कभी मैं बच्ची को सुला देता हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन दोनों को भी समझ में आता गया कि अब वो इस घर में अकेले नहीं है। उन्होंने भी शायद कनेक्शन बना ही लिया होगा कि मेरे फ्यूनरल के बाद से ही ये सब चीजें होनी शुरू हुई। मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं करी कि जिसकी वजह से उन्हें डर लगे। वो लोग ना ही मुझसे डरते थे ना ही मुझसे गुस्सा थे, बल्कि वो तो मेरी डेथ एनिवर्सरी पे मेरे लिए पूजा करते थे, और जब भी खाना खाने बैठते थे मेरे लिए जगह छोड़ते थे। एक फैमिली के जैसे ट्रीट करते थे मुझे। एक रात कोई उस घर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। मुझे गुस्सा आया, क्योंकि अब ये लोग मेरा परिवार थे। ये लोग जो मेरे लिए पूजा करते थे, जो दुआएं करते थे, मुझे उससे शक्ति तो नहीं कह सकते, पर मुझे मेरे अंदर चेंजेस आने लगे थे। मैं वो सब एंजॉय करने लगा था। वो आदमी जैसे ही दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा, उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने वो चाकू पकड़ लिया। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, पर फिर भी धीरे धीरे वो चाकू गर्म होने लगा और उसी आदमी के सीने में घुस गया। वो माँ बाप और बेटी मेरे परिवार का हिस्सा थे। मैं उन्हें कुछ होने नहीं दे सकता था, पर मैं ये भी सोचता हूँ कि ये लोग मेरे जैसे कब बनेंगे। That's it. हेलो हेलो, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अरे यार, हाँ साहिल भाई, आवाज आ रही है। तो देवियों और सज्जनों, मैं साहिल श्रीवास्तव अब आगे की लाइफ का होस्ट आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े साहब हैं, उन बड़े साहब का इंटरनेट उनको धोखा दे चुका है वापस। तो जब तक वो नहीं आते तो तब तक हम दोनों संभालेंगे लाइव। तो चालू करते हैं आगे की लाइव, मतलब कंटिन्यू करते हैं आगे की लाइव। तो अब मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ खपड़िया बाबा। खपड़िया बाबा। ये कहानी मेरे मामा जी की है, जिन्होंने 30 की उम्र में आने से पहले ही संन्यास ले लिया था। परंतु मामा जी हमेशा ही धार्मिक नहीं थे, बल्कि गेरुआ ओढ़ने से पहले वो मोहल्ले और गांव में एक गुंडे की तरह जाने जाते थे। मारपीट और गुंडागर्दी के साथ उनके हाथ कुछ लोगों के खून से भी सन चुके थे। इसलिए जब वो साधु बने तो मेरे नाना जी और बड़े मामा को थोड़ी राहत मिली। मामा जी अब साल में 1-2 चक्कर हमारे घर पे भी लगा जाते थे।
माँ को अब उन पर कुछ ज़्यादा और प्यार आने लगा था। मामा जी बतलाते मौसम की तरह हमारे यहाँ आते और 1 या 2 दिन रुक कर फिर निकल जाते। वो जब भी आते तो बताते कि कैसे वो रामेश्वरम से लेके सोमनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और तो और हिमालय तक जा चुके हैं। वहाँ से वो बटोर कर लाई हुई कहानियाँ हमें सुनाते। ऐसी ही एक कहानी उन्होंने हमें सुनाई थी खपड़िया बाबा की। खपड़िया बाबा एक पहुँचे हुए साधु थे। इसकी वजह उनका जप और तप नहीं, बल्कि वो चीज़ थी जो उनके पास थी। खपड़िया बाबा का असली नाम तो शायद वो केवल खुद ही जानते थे, क्योंकि बाकी सब के लिए तो वो खपड़िया बाबा ही थे। और उनके इस नाम की वजह थी एक खोपड़ी, जो उन्हें कहाँ से मिली थी ये भी उनके नाम की तरह कोई भी नहीं जानता था। वो खोपड़ी कोई साधारण खोपड़ी नहीं, बल्कि एक त्रिकालदर्शी साधु की थी। त्रिकालदर्शी साधु समझते हैं ना आप? जब कोई साधक परम ज्ञान की प्राप्ति करके भूत, वर्तमान और भविष्य यानी तीनों कालों को देखने की शक्ति पा लेता है, तो वो त्रिकालदर्शी कहलाने लगता है। ऐसे व्यक्तित्व की दुनिया को कोई बात नहीं छिपी होती। क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब उसे पता होता है। तो ऐसे ही एक त्रिकालदर्शी साधु की खोपड़ी खपड़िया बाबा के पास थी। और सबसे मज़े की बात ये थी कि वो खोपड़ी जिंदा थी। उस खोपड़ी वाले साधु का नाम तो शायद खपड़िया बाबा खुद भी नहीं जानते थे, लेकिन ये बात कई लोगों ने सुन रखी थी कि वो खोपड़ी हज़ारों साल पुरानी है। मामा जी ने जब सुना कि खपड़िया बाबा आसपास ही हैं, तो उन पर एक सनक सवार हो गई और वो उनके दर्शन करने निकल पड़े। संगम से बनारस, केदारनाथ और ना जाने कहाँ कहाँ घूमते हुए मामा जी हिमालय की घाटी में बसे किसी गांव में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें पता पड़ा कि खपड़िया बाबा जैसा दिखने वाला एक साधु पहाड़ों में कहीं रहता है। बाद फिर मामा जी राशन, पानी और कुछ गर्म कपड़े लेकर हिमालय की पहाड़ियों में खो गए। दिन रात भटकते हुए मामा जी का खाना और शक्ति दोनों ही खत्म हो रही थी, जब एक रात एक भयंकर बर्फीला तूफान उठा। मामा जी का तंबू और आग दोनों ही ना बच सके। वो बताते कि कैसे उनकी आखिरी याद बर्फ़ में एक ढेर के नीचे दबे होने की थी। वो मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन मुंह खोलते ही बर्फ़ उनके गले तक भर आई। सर्दी से कांपते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और आंखें बंद कर लीं। पर फिर उनकी आंखें खुली तो वो एक झोपड़ी के अंदर थे। जिस खपड़िया बाबा को ढूंढते हुए वो भटक रहे थे, उसे ने उनकी जान बचा ली थी। मामा जी ने खपड़िया बाबा को देखा, पर उनके व्यक्तित्व में उन्हें कुछ खास ना लगा। उनकी कल्पना में खपड़िया बाबा एक लंबे चौड़े प्रभावी व्यक्तित्व के स्वामी थे, लेकिन सामने आने पर वे एक दुबले शरीर वाले साधारण से साधु निकले, जिनकी उम्र भी मामा जी को अधिक नहीं लगी। बाबा जी की बाईं आंख पर लगा एक कटाव ना जाने कौन सी कहानी अपने अंदर छिपाए हुए था। खैर, ठीक होने के बाद खपड़िया बाबा ने मामा जी को विदा करना चाहा, लेकिन उन्होंने बाबा के पैर पकड़ लिए। उन्होंने बाबा से विनती की कि बस एक बार उन्हें उस त्रिकालदर्शी खोपड़ी के दर्शन करवा दें। उसके बाद वो चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन खपड़िया बाबा सिर्फ दिखते दुबले थे। उन्होंने मामा जी को अपनी झोपड़ी से बाहर पटक दिया। मामा जी रात भर झोपड़ी के बाहर डेरा डाले बैठे रहे। वो चीखते रहे कि बाबा एक बार उन्हें उस खोपड़ी से मिलवा दें, लेकिन अंदर से खपड़िया बाबा ने उन्हें जवाब तक ना दिया। बल्कि देर रात मामा जी ने सुना कि अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी मानो 2 लोग बात कर रहे हों। एक आवाज़ तो खपड़िया बाबा की थी, पर दूसरी किसकी थी?
सुबह खपड़िया बाबा ने अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोला। मामा जी ने फिर से उनके पैर पकड़ लिए, पर इस बार बाबा ने उन्हें दुत्कारा नहीं, बल्कि बाबा ने मामा जी से पूछा कि यदि वो उन्हें खोपड़ी से मिला दें तो वो फिर से उन्हें तंग नहीं करेंगे और अपने गांव लौट जाएंगे। मामा जी दुनिया भर की सारे कस्में खाकर राज़ी हो गए। बस उसी रात खपड़िया बाबा ने मामा जी को खोपड़ी के दर्शन कराने का वादा कर दिया। रात को आसन जमा। मामा जी ने देखा कि खपड़िया बाबा ने एक कांसे की थाली में थोड़ा पानी डालकर पहले उसे अभिमंत्रित किया। उसके बाद उन्होंने उस थाली के इर्द गिर्द एक घेरा बनाया और फिर उन्होंने निकाल एक चमड़े का थैला। मामा जी सांस रोके ये सब देख रहे थे। प्रिया बाबा ने थैले में हाथ डालकर उस खोपड़ी को निकाला, मगर ये क्या? वह एक नरमुंड नहीं था, बल्कि एक सिर था, एक साधु का कटा सर, जिसके बाल, दाढ़ी, मूंछ, खाल, आंखें सब सलामत थे। ये खोपड़ी सिर्फ एक हड्डी नहीं, बल्कि पूरा सर था। मामा जी ने दुनिया में काफ़ी कुछ देखा था, लेकिन उस रात उन्हें भी काठ मार गया। खपड़िया बाबा ने वो खोपड़ी उस थाल के पानी में टिकाई, कुछ मंत्र पढ़े और फिर मामा जी ने अपने हाथ आगे करने के लिए कहा उनसे। मामा जी ने किसी आदेश का पालन किया और बाबा ने एक छुरा लेकर मामा जी के हाथ में एक चीरा लगा दिया। खून की एक पतली धार उनके हाथ से बह चली, जिसे बाबा ने थाली के अंदर के पानी के ऊपर लगा दिया। थाली का पानी मामा जी के खून से लाल होता जा रहा था। खपड़िया बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और उस खून मिले पानी से उस साधु के कटे सर पर एक तिलक लगाया, और फिर मामा जी ने असंभव को संभव होते देखा। उस कटे सर ने धीरे से आंखें खोली, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। मामा जी देख रहे थे कि कैसे उस सर ने अपनी आंखें घुमाकर झोपड़ी में चारों ओर देखा। उसकी नज़र सीधे मामा जी की आंखों से जा मिली। मामा जी के शरीर के साथ उनके अंदर का खून भी जाम हो गया। कितना कुछ सोचा था जो वो उस साधु को कहना चाहते थे, पूछना चाहते थे, लेकिन अभी उनके शरीर और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जय त्रिकालदर्शी खोपड़िया बाबा ने एक बार जोर का हुंकारा भरा और फिर मामा जी की तरफ मुड़कर बोले, पूछ, क्या पूछना है? मेरे मामा जी डरपोक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि मैंने खुद उन्हें एक साथ कई लोगों से अकेले भिड़ते देखा है। एक बार 3 गुस्सैल बड़े कटखने बंदरों से तो वो अकेले खाली हाथ उलझ गए थे, पर उस रात मामा जी के मुंह से कुछ ना निकला। खपड़िया बाबा जोर से हंसे। क्या रे, निकल गई सारी भक्ति तेरी? अरे पूछ ना मूर्ख। पर मामा जी के मुंह से उस रात शब्द नहीं फूटे। लेकिन वो साधु अपने आह्वान को बेकार नहीं जाने देने वाला था। वो मामा जी को घूरता रहा और फिर उसके होठ हिले। मामा जी ने देखा कि कैसे उसके मुंह के अंदर के अधिकतर दांत भी सलामत थे। उस साधु के सिर ने केवल एक शब्द बोला, राजेंद्र। मामा जी वहीं बेहोश हो गए। अगली सुबह मामा जी को होश आया और उन्होंने खपड़िया बाबा से और कोई बात नहीं की। उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ से निकल गए। राजेंद्र, ये कौन है और इसका क्या मतलब था? मामा, मेरे मुंह से एक साथ कई सवाल निकले। बताऊं तुझे अभी सब? मेरी मम्मी चीखी, चल जाके पढ़ाई कर। मैंने जिद करके जानने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने मेरी एक ना चलने दी। मैं उठकर वहाँ से चलने गया।
अगली सुबह जब सोकर उठा तो मामा जी जा चुके थे। मैंने दीदी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र उस आदमी का नाम है जो मामा जी का दोस्त हुआ करता था। हुआ करता था? मैंने पूछा। दीदी ने जवाब देने से पहले इधर उधर देखा। अरे पागल, मामा उनकी बहन को पसंद करते थे, पर राजेंद्र अंकल को जब पता चला तो उनकी और मामा की लड़ाई हो गई। और फिर एक रात, मीनू कहाँ है तू? मम्मी की ज़ोर की आवाज़ ने दीदी की कहानी को बीच में ही रोक दिया। दीदी उठकर जाने लगी तो मैंने रोका। अरे पूरी बात तो बता जा। तुझे पता है फिर क्या हुआ? उसी के बाद से तो मामा साधु बन गए, दीदी जाते जाते बोली। और तब मुझे याद आया कि मामा जी के साधु बनने से पहले एक काफ़ी बड़ा कांड हुआ था। मामा के चक्कर में किसी लड़की ने जहर खा लिया था और फिर गुस्से में आकर मामा जी ने उसके भाई को मार दिया था। हालांकि मामा जी हमेशा सबसे यही कहते कि उन्होंने किसी को नहीं मारा, लेकिन कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता था। उसके बाद मामा जी पुलिस से बचने के लिए साधु बनकर जगह जगह घूमने लगे। तो क्या इसका मतलब उस साधु की खोपड़ी को पता था कि मामा जी ने अपने दोस्त राजेंद्र को मार दिया था? 20 साल बाद भी मेरा बाल बन आज तक इस सवाल का जवाब ढूंढता है। हम सब अब गांव छोड़कर दिल्ली आ बसे हैं। केवल एक मामा जी ही हैं जो अब गांव वाले पुराने घर में रहते हैं। वो अब साधु नहीं हैं, बल्कि एक वैद्य बन गए हैं। खुद ही आयुर्वेदिक दवाएं बनाकर लोगों को बेचते हैं और गांव के बाहर एक खुले मार्केट में एक दुकान लेकर औषधालय भी बना लिया है। उनसे मिलने या बात करने हमारे घर से कोई नहीं जाता, मम्मी भी नहीं। पर एक सुबह मेरा फ़ोन बजा। गांव से हमारे पड़ोसी का था वो फ़ोन। उन्होंने बताया कि हमारे मामा जी का निधन हो गया है। शाम को मार्केट का ही कोई व्यक्ति जब उनके औषधालय पहुंचा तो वहाँ मामा जी अपने बिस्तर पर सोए मिले। हम सब गांव पहुँचे और मामा जी के विधिवत अंतिम संस्कार करके वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन असली कहानी इसके 2 दिन बाद शुरू हुई, जब एक रात 3 बजे मेरा फ़ोन बजा। ये फ़ोन मेरी दीदी का था। दीदी, सब ठीक है ना? तुझे राजेंद्र याद है? दीदी की आवाज़ आई। थोड़ी देर तक तो मुझे समझ नहीं आया कि कौन राजेंद्र, पर फिर बचपन की वो शाम एकदम से मेरे जहन को ताज़ा कर गई। क्या हुआ दीदी? मौली को अभी एक डरावना सपना आया। दीदी ने अपने 5 साल की बेटी के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो बोली सपने में बाबा नाना आए थे। फ़ोन मेरे हाथ से गिरते हुए बचा। मौली हमारे मामा जी को बाबा नाना बुलाती थी। उसकी भाषा में बाबा का मतलब साधु होता था। दीदी अक्सर उसे मामा जी का फ़ोटो दिखाकर डराया करती थी कि अगर वो मम्मी की बात नहीं मानेगी तो बाबा नाना आकर उसे ले जाएंगे। उसके सपने में मामा जी आए थे। दीदी ने आगे बताना शुरू किया, और वो मौली को कह रहे थे कि वो हम सबको बता दो। क्या? कि राजेंद्र जिंदा है। क्या? मामा जी ने मौली को सपने में आकर बोला कि राजेंद्र ने उन्हें जहर देकर मार दिया। वो अपनी बहन की मौत का बदला ले रहा था। मौली को राजेंद्र, उसकी बहन और मामा जी के बारे में कुछ नहीं पता था, बल्कि उसने अभी कुछ महीने पहले ही बोलना शुरू किया था। उस त्रिकालदर्शी साधु की खोपड़ी ने उस रात जो देखा, वो मामा जी, दीदी और मुझे सब अब जाकर समझ आया, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राजेंद्र नाम का एक आदमी एक और कत्ल के सिलसिले में हापुड़ के पास पकड़ा गया।
वहाँ उसने अपने कई कुकृत्यों के साथ मेरे मामा जी को जहर देने की बात भी कबूली। समाप्त। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास दो कहानी है, एक छोटी एक बड़ी, उससे हम लाइव का समापन करेंगे। तो अब जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं, ये एक्चुअली एक कहानी है जो कि मुझे भेजी है हमारे न्याज भाई ने। इस कहानी का टाइटल है लकड़ी के कोयले। छोटे शहरों में गर्मियों के मौसम में घंटों लाइट का न होना उस जमाने के लिए आम बात हुआ करती थी। दोपहर हो या रात, लाइट कटना तय रहता, पर इसका भी अपना एक मजा था। रात में छत के ऊपर बैठ के अंताक्षरी कभी कभी ही अच्छी लगती, पर लुक्का छिपी खेलने का मजा ही और होता। वैसे तो रात के अंधेरे में बाहर जाना मना होता, पर हम बच्चे कहां मानने वाले थे। लाइट कटी नहीं कि सब चुपके से बाहर इकट्ठा हो जाते। उस रात भी हम बड़े उत्सुक थे और खेल शुरू किया। आज बारी गोलू महाशय की आई सभी को ढूंढने की। वो अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनती शुरू की। 1, 2, 3 और सभी छुपने को भागे। जिसे जो जगह मिली वो वहां छिप गया, पर एक था जिसने गलती कर दी, और वह था टिंकू। हमारा मोहल्ला शुरू होता था हकीम साहब की बड़ी सी हवेली से, जिसके सामने से दाईं ओर रास्ता जाता था जहां बाकी के मकान थे। हवेली काफी पुरानी, जर्जर हालत में थी। दीवारों पे काली हरी काई की परतें। हवेली के सामने एक बड़ा सा नींबू का पेड़ और छोटी सी बाउंड्री जो कोई भी आराम से लांघ सकता था। ग्राउंड फ्लोर की बाईं ओर एक नर्सिंग होम या क्लिनिक जैसी जगह, जहां इलाज कराने आए मरीजों के बैठने की व्यवस्था थी। हवेली के 4 छोटे छोटे दरवाजे उस क्लिनिक में खुलते थे। हम बच्चे उस हवेली से दूर ही रहते। वैसे भी आसपास खेलने पे हकीम जी डांटते या घर वालों को शिकायत लगा देते थे हमारी। अब वापस आते हैं टिंकू पे। गोलू ने लगभग हम सारों को पकड़ लिया था, बस टिंकू ही नहीं मिला था अभी तक। अचानक तभी किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। घरों के बड़े भी चीख सुनकर बाहर आ गए। किसी को टिंकू उस क्लिनिक के अंदर फर्श पे बेहोश पड़ा मिला। सभी को डांट पड़ी और हम सब चुपचाप अपने अपने घर चले गए। उस रात मोहल्ले में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। दूसरे दिन हमारी क्लास लगी और लुक्का छिपी पे परमानेंट बैंड। टिंकू कुछ दिनों तक हमें दिखा नहीं। उसके घर वाले बोलते कि बीमार है, तो कभी कहते अभी आराम कर रहा है। पर उस रात टिंकू के साथ हुआ क्या था? कई दिनों के बाद हमें टिंकू के बड़े भाई ने पूरी घटना विस्तार से बताई। टिंकू जब वहां छिपा हुआ था, तब उसे लगा कि गोलू उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा है और उसी हड़बड़ाहट में छिपने की दूसरी जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक दरवाजा हल्का खुला दिखा, तो आनन फानन में टिंकू दरवाजे से अंदर की ओर भागा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो सारा शरीर सुन पड़ गया हो। उसे सामने थोड़ी ऊंचाई पर सफेद मानव आकृति जैसा कुछ बैठा दिखा। उस आकृति की चमकती लाल आंखें टिंकू को ही घूर रही थी। बस उसके बाद टिंकू की चीख निकली और फर्श पर गिर के बेहोश हो गया। वह कमरा एक स्टोर रूम था, जहां दवाइयां बनाने की जड़ी बूटियां रखी होती थी और रखी होती थी कुछ कोयले की बोरियां। कहते हैं कि ये कोयले शव जलाने में जो लकड़ियां इस्तेमाल होती थीं, उससे तैयार होते थे। यह लकड़ी के कोयले सस्ते दर में मिलने के कारण कई छोटे व्यापारी खरीद लिया करते, पर किसे क्या पता कब यह कोयले अपने साथ सस्ते में और भी कुछ, आप समझ रहे हैं ना?